जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्लास 12 के झारखंड विद्युत परिषद रांची का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम, और कक्षा 12 का जो इतिहास है उसका हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर 1 करने वाले हैं। इसके बाद लगातार आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे और सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, बीच में ज़रा से भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल पेपर आप लोगों को मिला था उसी प्रकार से इसको अरेंज किया गया है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद सब्जेक्टिव में हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहला होगा आपका अति लघु प्रश्न उत्तर, दूसरा होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, और तीसरा होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। यानी कि 3 टाइप के सब्जेक्टिव को भी हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन में जो पहला सवाल है आपका, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी आपको बतानी है। तो इसकी जो खोज हुई थी ये हुआ था आपका 1921 में। ठीक है, ये आपका टेस्ट है, थोड़ा सा धीरे चलूँगा ताकि आप जो है इसको आंसर कर पाओ आसानी से। और जो लोग मतलब टेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे और जिन्होंने ये टेस्ट पहले दे दिया है, आप लोग प्लीज़ करके इनका रिवीजन करोगे। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करोगे, धीरे धीरे रिवीजन करोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1921 में। दूसरा सवाल था हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर राखीगढ़ी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य यानी कि समानता कौन सी लिपि रखती थी। खरोष्टी, ब्राह्मी, द्रविड़ या फिर देवनागरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द्राविड़ लिपि। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान जो है बंदरगाह था। लोथल में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या फिर बनावली में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोथल में। ऑप्शन नंबर ए इसका उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसकी करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपासना करते थे आपको बतानी है किसकी करते थे। सूर्य देवता की, वरुण की, मातृदेवी की या फिर इंद्रिका की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मातृदेवी की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका धौलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1990 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। चित्रकारी, बर्तन, बंदरगाह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता है वो है आपका कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपका जो नदी है वो हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो भारत में जो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की नालियों के विषय में किसने प्रकाश डाला। तो ये डाला था अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सबसे पहले ईंट कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले जो ईंट प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। कहा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे है। तो भोगवा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो किया था दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है आपका अन्नागार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोथल की खोज किसने किया था। तो लोथल की खोज किया था आपका SR राव ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो यह है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपके, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपकी वहाँ की मोहरें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
तो हड़प्पावासी जो उत्पादन करते थे वो कपास का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गंगापुत्र किसे कहा जाता है। अब ये जो गंगापुत्र कहा जाता है ये कहा जाता है भीष्म को। किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पहली स्मृति के रचनाकार कौन थे। तो पहली स्मृति के जो रचनाकार थे वो थे आपके, बताइए। ऑप्शन नंबर सी कौन थे? मनु थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 में, वरुण को आर्य किस प्राकृतिक तत्व का देवता मानते थे। तो वरुण को जो मानते थे वो आकाश का मानते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में, कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लिखित किए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इशुकर। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, वेदों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा गया है कि राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो राजगीर जो घिरा हुआ है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको गुण पुरुष के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया है कि मथुरा किसकी राजधानी थी। अब ये जो मथुरा थी ये शूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कहा गया है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की है। तो इसकी रचना की है हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, कहा गया है कि धर्म की लिपि क्या थी। तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, याद रखिएगा। धम होगा यहाँ पे, धर्म नहीं होना चाहिए। धम लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लिया। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो अब यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी टेस्ट लगानी है और आप देखोगे इसमें से आपको कितने आंसर आते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में हमारा पहला सवाल है कि प्रेत सत्तात्मक से आप क्या समझते हैं, गोत्र से आप क्या समझते हैं, गोपुरम क्या है। ध्यान से देख लीजिए सारे क्वेश्चन को, इसके बाद सारे का आंसर भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। सैमन कमीशन का भारतीय के द्वारा विरोध क्यों किया गया था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई है। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं बताएं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बतानी है आपको। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम लघु उत्तरीय की बात करें तो लघु उत्तरीय में भी हम लोग जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षण और ये सब आप लोग देख सकते हैं। सारा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में हम लोग 4 प्रश्नों को आज कवर करेंगे। इन चारों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपका शुरू से आपका साथ निभा रहा है। इसके बाद जब आप BA में एडमिशन लोगे तो वहाँ पर भी हमारे चैनल के द्वारा आपका साथ निभाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया था प्रीत सत्तात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो प्रीत सत्तात्मकता वो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज की प्रमुख सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। इसमें वंश, परंपरा, संपत्ति का अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति मुख्य रूप से पुरुषों के पास ही रहती है तथा महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया था गोत्र से आप क्या समझते हैं। तो गोत्र एक वंश समूह होता है जो किसी एक सामान्य पूर्वज से जुड़ा माना जाता है। भारतीय समाज में गोत्र का उपयोग सामाजिक पहचान और विवाह संबंधों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तथा समान गोत्र में विवाह निषिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट आपका गोपुरम क्या है। तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का विशाल और अलंकृत प्रवेश द्वार होता है। ये ऊंचा बनाया जाता है और इस पर देवी देवताओं का धार्मिक कथाओं से संबंधित मूर्तिकला अंकित होती है जो मंदिर की भव्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका सैमन कमीशन का भारतीयों के द्वारा विरोध क्यों किया गया। सैमन कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। भारतीयों को यह अपने आत्मसम्मान का अपमान लगा, इसलिए पूरे देश में सैमन गो बैक के नारे लगाकर इसका तीव्र विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कहा गया हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसके प्रमुख स्थल सिंधु, रावी, घग्गर, हकरा और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कहा गया कि हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं बताएं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्पीड में पढ़ाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम धीरे पढ़ाने लगेंगे तो एक वीडियो में 2-2 घंटा लग जाएगा। इतने सब्जेक्टिव को सॉल्व करवाना, इतने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करवाना, ठीक है। तो इतने कम समय में अगर आपका रिवीजन करवाना होगा तो फिर मुझे जो है पूरा आपको डिटेल करना होगा। रहा सवाल अगर आपको याद नहीं हो पा रहा तो आप हमारा रटना मना है सीरीज़ जरूर देखिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट का नाम होगा 5 नंबर वाले सवाल।
तो जब आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे 5 नंबर वाले सवालों में, तो वहाँ पर आप लोगों को रटना बना है सीरीज मिल जाएगा, जहाँ से ऐसे ऐसे आपको बताया गया है वीडियो में कि आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, एक बार देख करके जाओगे आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। ये अभी तक पूरी पढ़ी नहीं जा सकी है और इसके अधिकांश अभिलेख मोहरें, तांबे, पट्टियाँ और मिट्टी के पात्रों पर मिले हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का व्यापक प्रयोग किया गया। औजार, हथियार, मूर्तियाँ और घरेलू वस्तुएं कांसे की बनाई जाती थी, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 मुख्य धातुओं के नाम बताइए। देखिए, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग किया गया। इन धातुओं में आभूषण, औजार, मूर्तियाँ और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है। अभिलेख पत्थर, धातु या अन्य सामग्री पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक होता है क्योंकि इनके माध्यम से शासकों, प्रशासन, धर्म और सामाजिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। कहा गया है कि अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषा में भी मिलते हैं, जो उसके साम्राज्य की व्यापकता और विदेशी संपर्कों को दर्शाता है। तो ये था हमारे अति लघु प्रश्न में, यानी कि छोटे प्रश्नों के 10 सवालों का टॉप 10 सवाल है ये। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 1 से आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अति लघु हमने देख लिया, अब लघु देखेंगे। तो लघु में अगर आप देखोगे तो प्रश्न है आपका, महाजन पदों के विशिष्ट अभिलक्षण का वर्णन करें। देखिए, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के आसपास भारत में महाजन पदों का उदय हुआ। इनके प्रमुख अभिलक्षणों में अस्थायी भूसीमा, राजधानी, नगर, संगठित प्रशासन और नियमित कर व्यवस्था शामिल थी। महाजन पदों में शक्तिशाली सेनाएं थीं, जिनमें पैदल, घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थी। कृषि का विस्तार हुआ और लोहे के औजारों का प्रयोग से उत्पादन बढ़ा। व्यापार और शिल्प कला का विकास हुआ तथा मुद्राओं का प्रचलन आरंभ हुआ। कुछ महाजन पद राजतंत्र थे जैसे मगध, जबकि कुछ गणतंत्रात्मक थे जैसे वज्जी संघ। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और बौद्ध तथा उज्जैन विचारधाराओं का प्रसार हुआ। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं। देखिए, सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार विभिन्न स्रोतों के आधार पर करते हैं। पुरातात्विक अवशेष जैसे घरों के खंडहर, औजार, बर्तन और आभूषण से दैनिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेख, सिक्के और मोहरें आर्थिक गतिविधियों को समझने में सहायक होती है। साहित्यिक स्रोत जैसे जातक कथाएं, धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाएं सामाजिक रीति रिवाज और सोच को दर्शाती है। यात्रियों के विवरण और विदेशी लेखकों की रचनाएं भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन सभी साक्ष्यों की तुलना और विश्लेषण करके इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेखा शास्त्रियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक अभिलेख टूटे फूटे या अपूर्ण अवस्था में मिलते हैं, जिसे पूरा अर्थ समझना कठिन हो जाता है। प्राचीन भाषाओं और लिपियों को पढ़ना और उनकी सही अर्थ निकालना भी एक बड़ी चुनौती होती है। कभी कभी अभिलेखों में शासकों की प्रशंसा अधिक होती है, जिससे निष्पक्ष इतिहास लिखना कठिन हो जाता है। तिथियों की सही पहचान भी समस्या बनती है। कुछ अभिलेख स्थानीय भाषा या प्रतीकों में होते हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, जिससे व्याख्या में मतभेद उत्पन्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। देखिए, विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि इससे संपत्ति, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा का नियंत्रण बना रहता है। पिता से पुत्र को उत्तराधिकारी मिलने से परिवार की शक्ति एक ही वंश में केंद्रित रहती है। इसे भूमि, धन और पद का विभाजन सीमित रहता है और परिवार की पहचान बनी रहती है। ठीक है। पितृवंशिकता के माध्यम से वंश की शुद्धता और सामाजिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता था। राजघरानों और उच्च वर्गों में ये व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक थी, क्योंकि उत्तराधिकारी पहले से निर्धारित होता था और संघर्ष की संभावना कम हो जाती थी। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे। चर्चा करिए। देखिए, आरंभिक राज्यों में शासक हमेशा क्षत्रिय ही
हो ये आवश्यक नहीं था। यद्यपि धर्म ग्रंथों में शासक का क्षत्रिय होना आदर्श माना गया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों से इसमें भिन्न स्थिति दिखाते हैं। कई शासक अन्य वर्गों से भी आए। उदाहरण के लिए मौर्य वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न मत हैं और उन्हें शुद्ध क्षत्रिय नहीं माना जाता है। कुछ गणराज्यों में शासक कुलीन वर्ग से चुने जाते थे, न केवल क्षत्रिय से। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक शक्ति सामाजिक वर्ग से अधिक क्षमता और परिस्थितियों पर निर्भर करती थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करना है आपको। आइए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महान शासकों में से थे। उन्होंने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र को एकीकृत किया और एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की। उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार स्थापित किया। कुशल प्रशासन, मजबूत सेना और प्रभावी कर व्यवस्था उनकी प्रमुख उपलब्धियां थीं। उनके शासन से भारत में राजनीतिक एकता और स्थिरता स्थापित हुई। अब आते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ, जो कि बड़े प्रश्नों के माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन करना है आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो स्थित सभ्यता एक प्रमुख नगर था जो अपनी सुव्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सड़कें को समकोण पर काटती हुई बनाया गया था, जिससे पूरा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित दिखाई देता है। नगर को ऊंचे दुर्ग क्षेत्र और निचले आवासीय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। यहाँ पक्की ईंटों से बने मकान, ढकी हुई नालियाँ, सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। महान स्नानागार इसका सबसे प्रसिद्ध अवशेष है, जो धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग में लाया जाता था। प्रत्येक घर में स्नानघर और जल निकासी की व्यवस्था थी, जो उन्नत स्वच्छता प्रणाली को दर्शाती है। अनाज भंडारण के लिए विशाल गोदामों के प्रमाण भी मिले हैं। इससे प्रशासनिक नियंत्रण और आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान मिलता है। मोहनजोदड़ो की ये विशेषताएं सिंधु सभ्यता की तकनीक, दक्षता और सामाजिक संगठन को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। कहा गया है कि हड़प्पाई समाज में शासकों के द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। देखिए, हड़प्पाई समाज में शासकों की भूमिका स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनके संभावित कार्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। शासक नगर योजना और निर्माण कार्यों का संचालन करते थे, क्योंकि पूरे नगर में एकरूपता दिखाई देती है। ईंटों का मानक आकार और समान जल निकासी व्यवस्था केंद्रीय नियंत्रण का संकेत देती है। शासक कृषि उत्पादन और अनाज भंडारण की व्यवस्था करते होंगे ताकि अकाल की स्थिति में निपटा जा सके। व्यापार और विनिमय को नियंत्रित करना भी उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा होगा, क्योंकि मोहरें और माप तौल की एकरूपता मिली है। धार्मिक गतिविधियां और सार्वजनिक भवनों जैसे महान स्नानागार की देख रेख भी शासकीय नियंत्रण में रही होगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी शासकों की जिम्मेदारी रही होगी। इसका हड़प्पाई शासक प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुआ। देखिए, वर्णित काल में कृषि के तरीकों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। आरंभ में लोग सरल कृषि करते थे, जिसमें प्राकृतिक वर्षा पर अधिक निर्भरता थी। धीरे धीरे लोहे के औजार के प्रयोग से भूमि की गहराई जुताई संभव हुई, जिससे उत्पादन बढ़ा। सिंचाई के साधन का विकास हुआ और नदियों के जल का उपयोग अधिक संगठित ढंग से किया जाने लगा। फसलों की विविधता बढ़ी और गेहूं, चावल, जौ तथा दालों की खेती होने लगी। अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार को बढ़ावा मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को उपज का एक भाग लिया जाने लगा, जिससे राज्य की आय बढ़ी। इन परिवर्तनों से कृषि केवल जीवन निर्वाह का साधन न रहकर आर्थिक व्यवस्था का आधार बन गई। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्या संभव है कि महाभारत की एक ही रचयिता था? चर्चा करना है। आइए देखते हैं। महाभारत के विषय में यह मानना कठिन है कि इसकी रचना एक ही रचयिता ने की है। परंपरा के अनुसार इसके रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं, लेकिन विद्वानों का मत है कि यह ग्रंथ कई शताब्दियों में विकसित हुआ है। महाभारत में कथाओं, उपकथाओं और विचारों की विविधता मिलती है, जो विभिन्न कालों और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती है। इसमें युद्ध, धर्म, राजनीति और दर्शन से भी संबंधित अनेक विचार शामिल हैं। भाषा और शैली में भी भिन्नता पाई जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें समय समय पर नए अंश जोड़े गए। मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विस्तार हुआ और बाद में इसे लिखित रूप दिया गया। इसलिए यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि महाभारत एक सामूहिक रचना है, न कि किसी एक व्यक्ति की।
तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट ये जो है आपका मॉडल टेस्ट को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखा, सब्जेक्टिव को भी देखा। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट था ये। लेकिन आप लोगों ने टाइम टू टाइम इसका टेस्ट नहीं दिया, जो कि हम इसका टेस्ट ले रहे थे आप लोगों से, और आप PDF भी आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे, लेकिन आप लोगों ने उस समय इसको वैल्यू नहीं दिया। अब क्या कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग फिलहाल रिवीजन ही कर सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन को याद करना क्या ही बता सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जो लोग आए हैं सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।